RCA है और UPSC है. Both take interview, but what is difference between the interview for RCA and what is difference and what is like RCA and UPSC? First thing that in RCA interview, they want to check your suitability for their selection in their residential coaching academy, so they can train you for the better UPSC student. And in UPSC, they take your interview for the suitability in the administrative services. तो यहाँ पे कुछ बातें we need to keep in mind while preparing for interview. तो सबसे important चीज, the most important चीज for us all the RCA interviews, suitability, like whether they will be able to train you in their residential coaching academy or not. If they think like that you are not that kind of person who can be trained, so I think they are not going to give you good marks. So in that perspective, we'll talk about the RCA interview program. Please, जिनका भी mic on है उसे off कर लें. ठीक है, तो पहली चीज जैसे हमने बात कर ली है, तो इसमें अब हम देखेंगे क्या क्या इंटरव्यू मैटर करता है. जैसे आप लोग अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, किसी को भी दिख रहा हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे है सबसे इम्पोर्टेंट चीज. पहली चीज 10 बात हमने लिखी हुई है और ये सारी चीजें इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मैटर करती है. फर्स्ट इज दैट ड्रेसिंग एटिकेट एंड बॉडी लैंग्वेज, लाइक हाउ यू ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू ड्रेस नॉट फॉर योरसेल्फ बट द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दोज हु आर गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू, यू ड्रेस फॉर देम. तो ड्रेसिंग इम्प्रेस देम. अगर आप मान लीजिए मतलब चुपचाप सो के उठ के आके जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इन दैट कंटेक्स्ट you are not giving a good message to the interview board. So please dress well, have a good formal dress basically, like for example suit. अभी जैसे गर्मी है तो it not सूट पहन के जाने की जरूरत नहीं है, but at least you should have a formal shirt and pant with polished boot. and अगर टाई पहन के जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, टाई पहन के हम जा सकते हैं. बॉडी लैंग्वेज में आप देखिए तो आप ऐसा आपकी कॉन्फिडेंस मतलब आप जाएं तो ऐसा ना हो कि आप बहुत डल हो, बहुत फेस पे आपकी कोई हंसी ना हो, कोई चमक ना हो, मतलब आप जा रहे हैं ऐसे ही लगे कि आप बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट हैं. ऐसी बात अच्छी नहीं लगती. तो आप भी जब भी एंटर करें बोर्ड इंटरव्यू रूम में, यू शुड बी समहाउ हैप्पी और चेयरफुल, बट यू शुड नॉट मेक इट ओवर. फर्स्ट थिंग दैट. सेकेंडली, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मेंटल अलर्टनेस एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए? इट्स नॉट लाइक कि आपकी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप किस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं, आप किस तरह से चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बात को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया कि वाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्विस और सिविल सर्वेंट, तो इन दैट कंटेक्स्ट आप ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को बहुत यहाँ वहाँ करके घुमा फिरा रहे हैं. यू शुड बी वेरी क्लियर विद वाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. और मेंटल अलर्टनेस का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू रूम एंड दे लेट अस अज्यूम दे आस्क तुमसे कि भाई सिंपल सी बात है, बताओ कि इस रूम में कितने चेयर हैं. तो ऑल्सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल सन हो गए. या फिर फॉर एग्जाम्पल पूछे कि व्हाट विल यू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए इस रूम में आग लग जाती है तो व्हाट विल यू डू. या फिर आपसे ये पूछा जाए कि डू यू थिंक दिस इंटरव्यू रूम इज फायर प्रोटेक्टेड और नॉट. तो ये सब चीज़ें तब हो सकती है जब आप वहाँ पर गए और थोड़ा ऑब्जर्वेशन रहे आपकी चीज़ों को लेकर, और यू आर मेंटली अलर्ट टू द थिंग्स सराउंडिंग यू. And if they want kind of solution to those things, you may provide any kind of solution which is not very generic but kind of out of box thinking. It will help you to increase your marks in the interview. Second point is that. Then third point is balance of judgments. Balance of judgment means, what is balance of judgment? For example कि आपसे पूछा जाए कि आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक या फिर कैपिटल पनिशमेंट के केस में मान लीजिए कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा ना हो कि एब्सोल्युटली बोलते होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी सम बैलेंस ऑफ जजमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर एनीथिंग देयर आर सम नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स. So you should talk about those kind of negatives and positive, and based on that you should reach to a fair judgment where you are taking everything in account or various perspective in the account. तो आप बात कर सकते हैं कि why there should be capital punishment or why there should not be capital punishment, but like basically what are pro and cons, and then conclude your judgment based on that points. So for example आपसे ये तो ट्रिपल तलाक और ये इसके केस में हो गया, कैपिटल पनिशमेंट के केस में. अब अगला जैसे पॉइंट है जनरल अवेयरनेस और सेंसिटिविटी टू सोशल इश्यूज. अब इसमें बहुत सा बेसिक सी
क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप देखेंगे तो आपके आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जो हो सकता है कि आप उससे अवेयर ना हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। अब जैसे कोई केस है, मान लीजिए कि बोले कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अब गलत बात है, बट आप बोले कि नहीं अनटचेबिलिटी होती ही नहीं है, तो यू आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड द इशू ऑफ अनटचेबिलिटी। तो प्लीज अवॉइड दैट काइंड ऑफ जेनेरिक और दैट काइंड ऑफ व्यूज जो बहुत ही मतलब सेंसिटिव होते हैं। उस केस में यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको कैसे चीज़ों का जवाब देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको नजर मतलब कि ना कर दें, बोले कि अरे मेंटल इशू या मेंटल हेल्थ इशू, तो आप बोले कि सर नहीं ये सब तो नहीं होता, ये तो बस अमीरों के मतलब कहने मतलब बीमारियां होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना दिस दे आर द रिच पीपल डिजीज, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप ऐसे जहाँ पर सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे वुमेन हैं, चाहे आपके शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर ऐसे जो मणिपुर में जो ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दोज इश्यूज कि व्हाई दे आर हैपनिंग एंड यू शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड दोज इश्यूज। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में हो सकता है कि भाई G20 की मीटिंग हुई इंडिया में या होने वाली है, तो उसमें उसके बारे में अवेयर होने चाहिए आप, या फिर प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं या प्रेसिडेंट कहीं जा रहे हैं, तो व्हाट दे आर लाइक व्हाट दे आर गेटिंग देयर, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्या वह अचीव करके आ रहे हैं, क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ साइन हुई तो उसमें क्या हुआ, और क्या हमारा फायदा हो रहा है या क्या फायदा होगा हमारा या क्या नुकसान होगा हमारा। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दोज काइंड ऑफ इश्यूज and what is the implications and what are the implications on the India's interest. For example, जैसे चाइना CPEC बना रहा है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा इंडिया के ऊपर। हर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से या सोशल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, ऐसे चीजें यू शुड बी अवेयर अबाउट दोज इश्यूज जो बड़े मेजर इश्यूज हैं। बहुत माइक्रो लेवल पे चीजें नहीं पूछी जाती इंटरव्यू में। दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज, they are going to check your suitability for the particular post or the particular examination. In that context, you should have a macro level of understanding. You should not have कि भाई माइक्रो लेवल पे कि भाई इसमें बहुत ही डिटेल पॉइंट्स नहीं पता होना चाहिए। मेजर लेवल पे आपकी उसकी इम्प्लीकेशंस, उसके फायदे, उसके नुकसान आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है कि लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और लॉजिकल थिंकिंग। तो ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हैं, दे आर द ट्रेट्स ऑफ गुड लीडरशिप। अगर आप इन चीज़ों को अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो यू आर नॉट अ गुड लीडर। तो मतलब ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं की जा सकती, यू कैन डेवलप बट यू हैव टू प्रैक्टिस इन दैट। लाइक लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, यू शुड बी रैशनल। आप जो आर्गूमेंट या कुछ भी ऐसी ओपिनियन है आपकी, वो ओपिनियन कुछ फैक्ट्स और कुछ एविडेंस के बेस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है तो आई विल से कि भाई ऐसा है। तो आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि मैं आपसे बोलूं कि डू यू थिंक कि वी शुड लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश टाइम पर, तो उन्होंने मतलब कुछ चीज़ें की थी जो बहुत ही मतलब जैसे पैमाइन था उस टाइम 1877 की बात है। देन व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पर लॉर्ड लिटन बेसिकली थे वो, तो उन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटिश क्वीन थी उस टाइम आई थी, तो वहाँ पर उस पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, बट फेमीन पे जो लोग मर रहे थे उनको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं भी करी। फिर सिविल सर्विस प्रोफेशन की जो एज थी इंडियन की उसको रिड्यूस कर दिया, दैट वाज आउट ऑफ एनी लॉजिक। तो ऐसी बात है जहाँ पर आप बोले कि आप एक सिविल सर्वेंट हो और आपको ये फैसला लेना है, तो आप कैसे लेंगे। आप एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे कल को जाके, तो आपके पास कोई फाइल आएगी, फाइल पे नोटिंग करनी होती है, नोटिंग का रीजन लिखना होता है कि व्हाई यू थिंक लाइक दैट, व्हाई द पर्टिकुलर प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड और व्हाई द पर्टिकुलर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। यू शुड नो से यस और नो, यू हैव टू राइट द रीजन कि हाँ मैंने इसलिए इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो एम्स है, जो वेलफेयर के गोल है हमारे, उनको अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो प्लीज बी रैशनल एंड लॉजिकल वाइल टेकिंग एनी डिसीजन और वाइल स्पीकिंग एनीथिंग इन इंटरव्यू। तो ये अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इट मे कोस्ट योर मार्क्स इन इंटरव्यू। ऐसा नहीं होता कि हाँ सर मुझे अच्छा लग रहा है, बस ऐसी वाली बात नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया है कि मतलब मुझे पढ़ाना जैसे अच्छा लगता है, तो दे आस्क मी व्हाई डू यू टीच। तो मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकता कि सर हाँ मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो हाँ इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, ये नहीं होता। देयर आर समथिंग व्हिच डेवलप हैव समथिंग पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं
खुद पहले आसपास में कहीं रहता था स्लम के आसपास, तो मैं वहाँ पर काफ़ी बच्चों ने, कुछ इंस्टीट्यूशन ने मेरी मदद की कि हाँ आप पढ़ें, आप आगे बढ़ें। तो वो काइंड ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी कि चलो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे किसी लोगों ने हेल्प करी तो मैं भी बच्चों की हेल्प करूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी आर डूइंग, it is kind of that responsibility. We as a team of Jamia Civil Service Society is fulfilling that kind of responsibility toward the society, and that is the thing. तो ये लॉजिकल होता है, इट्स नॉट लाइक कि ओनली, मतलब इमोशनल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू। आप भावनाओं में बहकर चीजों को फैसला नहीं ले सकते। बी वेरी क्लियर इन दैट पर्सपेक्टिव। दैट 6 पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल। देखिए कि कई बार जैसे एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एसए में कि इंडियाज प्रॉब्लम मॉरल और इकोनॉमिकल। तो what is like more dangerous, like if you have moral corruption, that is far more dangerous than this economical corruption. आप जैसे कि morally corrupt हैं तो आप देखेंगे कि आप जो हर सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकती है। इकोनॉमिकल करप्शन may be hampering some society or some section of society, but if you are morally corrupt, that is far dangerous. It has far more influence than overall society than considering that economical corruption. For example, आप देखते हैं कहीं पे पुल गिर गया, कहीं पर मतलब ऐसी सोसाइटी मॉरली डिग्रेड होती जा रही है जहाँ पर लोगों को लिंच मारने कर दिया गया पब्लिकली, या लोग ऐसे हो रहा है कि लोगों को ऐसी नेकेड परेड करा दिया गया। दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी। दैट शोज कि सोसाइटी moral degradation is going on. So for that, if civil servants who are going to be occupying the positions which has the ability to influence a large number of large section of society, they must be very moral, they must be highly they have intellectual and moral integrity. अगर आपके ऊपर जब आप जाएंगे सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपके अंडर बहुत से रिसोर्सेज होंगे, बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग मतलब जैसे लोग आपकी कलीग भी हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, प्लस आपके नीचे जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो उसके अंदर बहुत से लोग काम, बहुत से एक डिस्ट्रिक्ट होगा। तो आप अगर मॉरली करप्ट हैं और इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हैं तो आप सोचिए कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है जो है आपको, तो हाउ पीपल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट विल थिंक अबाउट यू, व्हाट दे विल थिंक अबाउट यू। बट इफ यू आर मॉरल एंड इफ यू आर इंटेलेक्चुअल, यू आर गोइंग टू बेनिफिट दोज पीपल। तो इन दैट कंटेक्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यू में अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह मैनेज करें, आप अपने बायसेस को या अपने प्रेजुडिस को वहां उजागर ना करें, और हो सके तो यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस टू रिड्यूस दोस वैल्यूज जो नेगेटिव वैल्यूज है सोसाइटी और किसी इंडिविजुअल के लिए। तो इन दैट कंटेक्स्ट जैसे मॉरल इंटीग्रिटी कई बार आपकी चेक हो जाएगी, वो बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर नॉट टफ क्वेश्चंस। आपको किसी इंटरव्यू में अगर आपको चेक करना है कि कौन कितना मॉरली राइट और रॉन्ग है, दे शुड नॉट आस्क यू टफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, एंड ऐसे जोन में लेके जाना जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हो। समझ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पूछा गया कि आप बेसिक से पूछें, जैसे उन्होंने मुझसे आई लाइक मतलब मेरे फादर एक फूड का शॉप है, तो आई यूज्ड टू वर्क देयर, so they wanted to check me whether I really work there or not, or sometimes I have spent time there. जैसे जब when I was child I used to spend some time with my father on his work, so they asked me a simple question कि which oil you use in cooking. Like suppose आप काम करने जा रहे हैं बट आपको पता ही नहीं है कि आपके फादर जो खाना बना रहे हैं उसमें कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, तो हाउ इट इज, इतना अगर आपको नहीं पता, दैट मीन्स यू आर मॉरली रॉन्ग और मॉरली बैंक आप गलत हैं, आपने किया ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, जो नहीं किया वो दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा आपने जो किया है, तो प्लीज फिल ओनली दोज थिंग इन दैट जो सच में आपने किया है, तो सच में आपको समझ है चीजों की, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन से आपकी मॉरल इंटीग्रिटी चेक की जा सकती है। तो ये कभी भी झूठ लिखने की कोशिश मत कीजिए इंटरव्यू में। झूठ अगर आप बोल के अगर अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सच बोलिए, बार बार बोलिए, चाहे वो कितना ही बुरा हो। दैट कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स इन इंटरव्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7, हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, द डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अदर एक्टिविटीज। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं जो आप लोग ने ही भरा है, उसके बेसिस पर है। हॉबीज एंड अचीवमेंट, किसी ने लिखा है ट्रैवलिंग, वॉचिंग मूवीज। अब जैसे बहुत बेसिक सी बात है, ये लिखा है ट्रैवलिंग, तो वो दे मे आस्क यू कि लास्ट टाइम आपने कहाँ ट्रैवल किया था। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर मैं यहाँ गया था, तो वो बोलेंगे कि आपने वहाँ क्या अलग देखा जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से क्या अलग है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली,
अब मैं बिहार ट्रैवल करता हूँ, तो अब मैंने बोला कि सर मैं बिहार गया था, तो दे में आस्क यू क्वेश्चन कि बिहार में मतलब कि बिहार और दिल्ली कैसे अलग है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। या फिर आपने ऐसी क्या चीज़ बिहार में पाई जो आप दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या ऐसी क्या चीज़ जो दिल्ली में पाई जो बिहार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो लोगों को भला हो। फिर अगला जैसे वॉचिंग मूवीज, तो वो दे में आस्क यू कैसी मूवीज देखते हैं आप, या फिर आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। जैसे मान लीजिए आप बोल दें लास्ट मूवी मैंने ओपनहाइमर देखी थी, मान लीजिए, या फिर बाबी देखी थी, तो दे में आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिक्स अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। या फिर एटॉम बम के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि लाइक डू यू थिंक कि जो एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट जो हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा में, कि हाउ फार इज दैट इज एथिकल इन द एथिक्स ऑफ वॉर, मतलब वॉर की भी एथिक्स होते हैं, तो वो क्या आपको सही लगता है या गलत लगता है। या फिर आपको पूछ ले न्यूक्लियर आइसोटोप्स क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो डोंट राइट एनीथिंग जो आपको लगता है हाँ बस लिख दिया मैंने, ऐसा नहीं होता। दे आस्क यू क्वेश्चंस जो आपको बहुत ऐसे सिचुएशन में डाल सकते हैं जहां पर आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज बी क्लियर, जो करा है वही बोलना है और वही लिखना है, तो नहीं किया है उसको भरिए मत, ना ही आप उनको लिखिए। जैसे मेरी हॉबी टीचिंग है, टीचिंग अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट खास करके, तो दे मे आस्क यू व्हाई यू आर टीचिंग ओनली अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट नॉट टू अदर्स, दे मे आस्क यू। या फिर आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जिनकी टीचिंग हॉबी है, तो दे मे आस्क यू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, दे मे आस्क यू, दे मे आस्क यू लाइक द न्यू पैटर्न ऑफ और न्यू पेडागोजी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर दे मे आस्क यू व्हाट इज द सक्सेस ऑफ राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन, और आप हॉबी टीचिंग भरते हैं और आपको राइट टू एजुकेशन नहीं पता, तो यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी बैडली इन इंटरव्यू, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। दे मे आस्क यू व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, और जो पेरेंट्स के लिए कौन से आर्टिकल ड्यूटीज में है, तो ये सब यू शुड नोइंग बेसिकली। अब क्यों, ये नहीं कि एक दिन आप गए कहीं किसी पढ़ाने और हमने भर दिया कि हॉबी टीचिंग है, तो प्लीज अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर